तो बच्चों, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है और उसका नाम है विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। तो आज हम पढ़ेंगे हूणों के बारे में। ये हूण कौन थे, इन्होंने भारत में किस क्षेत्र पर जो है अपना शासन किया, किन इलाकों को जीता और कैसे ये भारत की संस्कृति में ही विलीन होकर रह गए। ठीक है, तो कुषाण वंश के बाद एक और बर्बर जाति ने भारत पर आक्रमण किया। तो कुषाणों के बाद आने वाले जो ये लोग थे, इनको हम हूण कहते हैं या श्वेत हूणों के नाम से भी जानते हैं, हूण या श्वेत हूण। ठीक है, अब भारत में इनका प्रवेश कब होता है? भारत में इनका प्रवेश होता है 5वीं सदी में। यहाँ पे उस समय गुप्त राजा शासन कर रहे थे, तो 5वीं सदी में इनका भारत में आगमन होता है। इन्होंने कब तक शासन किया? लगभग 150 वर्षों तक ये भारत में राज करते रहे। ठीक है, और चीनी स्रोतों के अनुसार हम देखें तो इन्हें हिंगुनु बोला जाता था। क्या कहा जाता था? हिंगुनु। और ये किस क्षेत्र पे रहते थे? जंगूरिया। तो इन जातियों का जो कुषाण हो गए, हूण हो गए, इनका जो ओरिजिन है वो है सेंट्रल एशिया, और ये चीन पर आक्रमण करते रहते थे और उस क्षेत्र में इनके कुषाणों के, हूणों के आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो अब हम आगे क्या देखते हैं कि इन्होंने 165 ईसा पूर्व के लगभग यूची जाति, तो कुषाणों के टाइम में हमने पढ़ा था यूचियों के बारे में, 5 शाखाओं में थे, बाद में वो एक हो गए और कुषाण बोला गया, कुईशैंग, जिनको चीनी स्रोतों में बोलते हैं। ठीक है, तो 165 ईसा पूर्व के लगभग यूची जाति को पश्चिम उत्तर सीमा से बाहर निकाला। तो कुषाणों के और इनके हूणों के आपस में स्ट्रगल्स, इनके युद्ध चलते रहते थे। इन्होंने यूचियों को बाहर निकाला और वे खुद भी पश्चिम की ओर आगे बढ़े। ठीक है, अब ये 2 शाखाओं में आगे बढ़ते हैं। एक शाखा तो यूरोप की ओर बढ़ती है और दूसरी ऑक्सस घाटी में बस जाती है। अब इन लोगों ने आगे चल के पर्शिया यानी कि ईरान पर हमला किया। पर्शिया, इसे हम ईरान को इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो ईरान पर हमला किया जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर ये मुड़ गए भारत की ओर, तो भारत की ओर आए और 465 ईस्वी में इन्होंने कांधार को जीत लिया। ठीक है, तो 465 ईस्वी में जीत लेते हैं कांधार को। तो अब भारत में इनका आगमन शुरू हो गया है। तो भारत पर हूणों के आक्रमण का पहला जो प्रमाण हमको मिलता है वो हमें मिलता है सकंदगुप्त। तो सकंदगुप्त एक गुप्त राजा है, उसका भीतरी स्तंभ लेख है। तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें पता चलता है, जिसमें वो ये बताता है कि उसने हूणों को एक भयंकर युद्ध में हरा दिया। तो सकंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है, उससे हमें हूणों की आक्रमण की पता के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, तो गांधार को जब इन्होंने जीत लिया तो अब हम स्टडी करते हैं एक हूण शासक तोरमान के बारे में। इसका समय है 484 से 51 ईस्वी। ठीक है, तो तोरमान जो है ना, हूण शासक तोरमान, ये 5वीं सदी के अंत में तोरमान शासक हूण राजा का उल्लेख हमें मिलता है। इसने ईरान के राजा की हत्या कर दी। ईरान का एक प्रभावशाली शासक है जिसका नाम है पिफरोज। तो इसने ईरान के उस राजा की हत्या कर दी, तो इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। तो उसकी हत्या करके इसने अपना प्रभाव बढ़ा लिया। फिर उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आगे बढ़कर पंजाब और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी कि अब ये वो समय है जब हूण शासक तोरमान भारत में अपना राज स्थापित कर चुका है। और क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब है और कश्मीर है। उसके बाद आगे चल के उसने गुप्तों के विरुद्ध भी सफलता हासिल की। ठीक है, तो इन्होंने गुप्त शासकों को कमज़ोर कर दिया, उनसे लड़ाइयाँ लड़ते रहे। तो गुप्तों के विरुद्ध उसने सफलता हासिल की और उसने पश्चिमी क्षेत्र में मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अब ये मालवा भारत में कहाँ है, आप इस मैप में देखिए। उसकी पुष्टि हमें अभिलेखों से होती है, सिक्कों से होती है, साहित्य से होती है। तो ये अभिलेख, सिक्के, साहित्य, ये क्या चीज़ें हैं? ये इतिहास के स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। उसने कुछ राज्यों जैसे कि योधेय, मालव, मद्र, अर्जुनायन, तो ये जो थे ना, ये गणराज्य थे, छोटे छोटे योधेय, मालव, मद्र, अर्जुनायन, इन सब को नष्ट कर दिया। इसके बाद वह सौराष्ट्र और पूर्वी प्रदेश मगध को रोंदता हुआ गोड यानी कि बंगाल तक पहुंच गया। सौराष्ट्र को भी उसने जीता, उसने मगध को भी जीता, उसने गोड, बंगाल तक वो पहुंच जाता है। इसके सिक्के हमें कौशाम्बी और काशी तक मिलते हैं। और इसकी जानकारी हमें मिलती है मंजूश्री मूलकल्प से।
तो मंजूश्री मूलकल्प में भी इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? हूण राजा तोरमाण का। तो तोरमाण 5वीं सदी में आक्रमण करता है, ईरान के पिफरोज की हत्या करता है, भारत में पंजाब और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित करता है, गुप्तों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ता है, मालवा को जीत लेता है, उसके बाद मतलब मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ाता है और अभिलेख सिक्कों साहित्य से उसकी जानकारी मिलती है। उसने कुछ गणराज्यों को भी नष्ट कर दिया था, ये थे योद्धेय, मालव, मद्र और अर्जुनायन। ठीक है, उसके बाद मंजूश्री मूलकल्प में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये बात हुई तोरमाण की। अगला राजा जो है वो है मिहिरकुल, समय है 510 ईस्वी। तो मिहिरकुल जो है ये तोरमाण की मृत्यु के बाद राजा बनता है, ये उसका पुत्र है। तो तोरमाण की मृत्यु के बाद मिहिरकुल राजा बनता है और किसका पुत्र है? किसका पुत्र है ये है तोरमाण का पुत्र। तो तोरमाण के बाद आया मिहिरकुल, जो कि मिहिरकुल तोरमाण का बेटा है। 510 ईस्वी समय है। अब ये जो है ना मिहिरकुल, ये बहुत क्रूर राजा है। बौद्ध विहार, चैत्य, मठ, इन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र पर मिहिरकुल ने अपना अधिकार करके वहाँ का जो राजा था गुप्त राजा बालादित्य, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब बालादित्य भागा और बालादित्य ने भागकर एक टापू पे शरण ले ली। उसके बाद मिहिरकुल जब उस टापू यानी कि उस द्वीप पर जब पहुँच गया तो बालादित्य के सैनिकों ने मिहिरकुल को बंदी बना लिया। अब बालादित्य की माताजी कहती हैं कि बेटा इस राजा को छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर मिहिरकुल को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, परंतु उससे उसका राज्य छीन लिया। तो अब मिहिरकुल घूम रहा है बिना किसी राज्य के। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि कश्मीर का जो राजा है वो मिहिरकुल को शरण दे देता है, लेकिन मिहिरकुल वहाँ एक गड़बड़ करता है। क्या? वो कश्मीर के राजा को मार देता है और कश्मीर के राजा को मारकर कश्मीर की गद्दी पर खुद बैठ जाता है। अब आगे चल के क्या होता है, यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि जब वो कश्मीर का राजा बन बैठा तो भारत के राजाओं ने यशोधर्मन के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बनाया कि काफ़ी सारे भारतीय राजा इकट्ठे हुए, किसकी लीडरशिप में? यशोधर्मन की लीडरशिप में, और मिहिरकुल को उन्होंने सबने मिलकर हरा दिया। अब मिहिरकुल की पराजय से जो है हूणों की शक्ति हो गई ख़त्म। ठीक है, क्षीण हो गई, उनकी शक्ति ख़त्म हो गई। केवल छोटे छोटे सामंतों के रूप में वे उत्तर पश्चिमी भारत में राज्य करते रहे। अब वो सिर्फ छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंत बने रह गए बस। उसके बाद भारतीय समाज में ये विलीन हो जाते हैं। अब ये इमेज देखो, ये है यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसमें वर्णन है मिहिरकुल को हराने का। ठीक है, ये हो गई बात। तो इस प्रकार प्राचीन काल में भारत पर विदेशी जातियों इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, हूणों ने आक्रमण किया। वो यहाँ आए, उन्होंने शासन भी किया, लेकिन वो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन से प्रभावित हुए और यहीं के होके रह गए और वो यहीं के लोगों में घुल मिल गए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे भारत में इंडो ग्रीक्स आते हैं, पार्थियंस आते हैं, शक, कुषाण, हूण, ये सब आते हैं, यहाँ राज भी करते हैं और जो है यहीं की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। उनकी अलग से कोई पहचान नहीं रहती, वो यहीं के होके रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियोज़ में हम गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमारा अगला चैप्टर नंबर 8 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।